हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अंग्रेज गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। ओके, भाग 4 पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एक बार में, दो बार में, 3 वीडियो में 15, 20, 50, 1 घंटे में समाप्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। सो हमें पार्ट 4, 5 ऐसे करके कई सीरीज लानी पड़ेगी। आप लोग बने हुए हमारे साथ, आप सारे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इसी तरीके से ध्यान से बने रहिए, कंसंट्रेशन से बने रहिए। देखिएगा आपका इतिहास एकदम स्ट्रांग हो जाएगा मेरी तरह। ओके, आप पूछते हैं ना कि सर आपका इतिहास कैसे स्ट्रांग है, इतनी सारी डेट, वर्ष, घटनाएं, युद्ध कैसे याद हैं? तो याद रखना कोई चमत्कार नहीं है, मेहनत है बरसों की, और वही पूरी मेहनत, वही पूरा निष्कर्ष, वही पूरा कंक्लूजन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बड़े ही आसान वे में, बड़े ही आसान तरीके से। और आप लोगों को यही कारण है कि बहुत बढ़िया से इतिहास समझ में भी आ रहा है। हाँ, और इसी कारण से हम लोग सीरीज पे सीरीज लाते जा रहे हैं ताकि आपका कोई भी सेगमेंट इतिहास में कमजोर ना हो। तो लास्ट क्लास में हमने लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड रिपन तक पढ़ा। ओके, और आज हम लॉर्ड रिपन से आगे पढ़ेंगे, लॉर्ड डफरिन से लेकर लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तक पढ़ेंगे, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय में अंतर बताया था। देख लेना आप पहली वीडियो में, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, फिर हमने क्या किया, बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल को एक वीडियो में समझा दिया। देन आफ्टर हमने दूसरे वीडियो में क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल को समझा दिया। अब 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है, आप सब लोग जानते हैं, और भारत में ब्रिटिश हुकूमत रूल करने लगती है, याद रखना। और इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल के पद को रिमूव कर दिया और एक नया पद ओरिजिनेट करती है, लाती है। उसका पद का नाम था भारत का वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और देश की आज़ादी तक ये पद बना रहेगा। इसको हम लोग 2-3 पार्ट में करके पूरा लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने वायसराय के वीडियो में लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड रिपन तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई इनके टेन्योर में, कार्यकाल में, वो हमने समझी। आज हम लॉर्ड डफरिन से लेकर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तक के बीच में, इनके टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। इसी सेगमेंट में हम लोग लॉर्ड कर्जन को देखेंगे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन। और इसी में हम लोग लॉर्ड मिंटो को देखेंगे, लॉर्ड हॉल्डिंग को देखेंगे सेकेंड को। ओके, जिसके समय राजधानी दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली बन जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है किस अंग्रेज गवर्नर के समय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डफरिन के समय, किसके समय बंगाल विभाजन हुआ और फिर भारत में तेजी से नेशनलिज्म पैदा हुआ, राष्ट्रवाद पैदा हुआ, और इसी राष्ट्रवाद ने देश को आज़ाद करा दिया। अंग्रेजों की जो चाल थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें और ये अंग्रेज मलाई खाते रहें, क्योंकि इतना बड़ा उपनिवेश, इतना बड़ा बाजार छोड़ने को तैयार नहीं थे, इतनी बड़ी कॉलोनी। और मजबूरन इन्होंने क्या किया, जाते जाते भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बना के ही गए। ओके, तो हम लोग इसी में मार्ले मिंटो एक्ट, जिसके तहत मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। हाँ, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, यहीं से कम्युनिकेशन ज़्यादा गैप होने लगेगा हिंदू मुस्लिम के बीच में, और यहीं से मुस्लिम लीग बनेगी, बाद में हिंदू सेना बनेगी, है ना। तो एक बड़ा गैप क्रिएट होने लगेगा, जैसा कि अंग्रेज चाहते थे वैसा होने भी लगा।
आगे चल के जो प्रांतों में भी द्वैध शासन डीआरके सिस्टम लागू किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई। हाँ, तो भारत को वो 1-2 टुकड़े में नहीं 10, 12, 50 टुकड़े में बांटना चाहते थे अंग्रेज। जो आप जानते होंगे थर्ड गोलमेज सम्मेलन होगा 1932 में, तो इसीलिए गांधी जी या कांग्रेस नहीं गए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी चाल थी अंग्रेजों की और अंग्रेज चाहते थे कि कई पार्ट में भारत को बांट दिया जाए। मुस्लिम का अलग देश हो, सिखों का अलग हो, बौद्ध का अलग, जैन का अलग, क्रिश्चियंस का अलग, है ना, और दलितों का अलग। मतलब समझ लो आप, भावनाएं समझो कितने टुकड़े करना चाहते थे। लेकिन समय रहते कांग्रेस को और हम भारतीयों को ये रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि अंग्रेज बहुत बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस पॉलिटिक्स को हमने डिस्क्लोज किया, उजागर किया और बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। ओके, तो आप लोगों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त नहीं है, फिर भी भावनाओं को समझें, बड़ा टॉपिक है, 2-3 बार कम से कम आज़ादी मिलेगी हम लोगों को, है ना। तो ये पूरा एक बार नोट कर लें, फिर इनके समय में क्या क्या हुआ पूरी घटनाएं मैं करवा दे रहा हूँ। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड, ओके, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो नोट कर लें जल्दी जल्दी। लॉर्ड डफरिन के समय क्या क्या हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय में ही दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1885 में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखना, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी, लेकिन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। आगे मैं आपको कांग्रेस से संबंधित वीडियो में सारा कुछ समझाऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है। डफरिन के समय कांग्रेस बनती है और कांग्रेस ने भारतीय क्रांतिकारियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मंच दिया और उसी के बैनर तले हमें आज़ादी मिलने में बड़ी सफलता मिली। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही डूरंड रेखा आता है। ये डूरंड रेखा का कॉन्सेप्ट आता है, याद रखना। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ वही डूरंड रेखा के नाम से, डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज की डेट में ये डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ना, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग है। तो अगर हम गुलाम कश्मीर को अपना माने तब तो भारत से ये अफगान डूरंड लाइन जुड़ती है, और गुलाम कश्मीर वास्तविकता में देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में है, कब्जे में है, इसीलिए डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई बार पूछा गया है। ओके, तो नोट कर सकते हैं आप। कई बार पूछा जाता है कि ये बताइए रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है? आपने सुना होगा भारत चाइना के बीच में है, बहुत विवाद चलता रहता है ना रेड क्लिफ लाइन वाला। तो नहीं, गलत, कंफ्यूज नहीं होना है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन लाइन है, वो भारत और चाइना के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चाइना, डूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान। ओके, इतना हो गया। लैंसडाउन के समय में ही फैक्ट्री एक्ट लाया गया दोबारा 1891 में, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी, सप्ताह में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए लेबर्स की, और स्त्रियों द्वारा 11 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, मतलब 24 आवर्स में केवल 11 आवर। और आदमी तो बैल समझो, कितना भी काम करवाते रहे, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया। इन्हीं के समय 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया।
ये भी इम्पोर्टेंट है। और जब लॉर्ड लैंसडाउन भारत के गवर्नर वायसराय थे तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत हुई। आज जानते हैं गणपति उत्सव बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है महाराष्ट्र में। गणपति बप्पा मोरया, अगली वर्ष तू जल्दी आ, सुना होगा आपने। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड के समय में 1895 से 98 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में भयंकर अकाल आया। इसी दौरान अकाल आयोग की इन्होंने फिर से नियुक्ति करी। मुंडा विद्रोह सुना होगा, बिरसा मुंडा का बड़ा विद्रोह इनके समय हुआ था, है ना। 1899 1900 के बीच ही तो ये हुआ था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी दौरान 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत करी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गणपत उत्सव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का 2 पार्ट किया गया, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। तो जो पश्चिमी बंगाल है, वेस्टर्न बंगाल, वो आज की डेट में भारत में आया, और जो ईस्टर्न बंगाल है, पूर्वी बंगाल, वो बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। और यहीं से भारत में तेजी से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होगा और विदेशी प्रोडक्ट का, उत्पादों का बहिष्कार किया जाने लगेगा, और मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनेगा, और उस दबाव प्रेशर के कारण ही बंगाल का जो डिवीज़न हुआ था धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, उसको कैंसिल किया गया लॉर्ड हॉल्डिंग के समय में 1911 में। और इसी 1911 में 1911 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी अनाउंस होती है। अगर पूछा जाए व्हेन दिल्ली अनाउंस एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, देन 1911, और व्हेन दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया, देन 1912। तो 1912 में बनी और 11 में अनाउंस हुई, दोनों इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के समय में ही विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी वायसराय का रहा भारत में तो लॉर्ड कर्जन का ही रहा। कितने साल? 7 साल, 99 से लेकर 5 तक, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इतना हो गया। इन्हीं के समय रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिश होता है 1905 में। इन्हीं के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस्टेब्लिश होता है भारत में। इन्हीं के दौरान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID सुना होगा आपने, इस्टेब्लिश हुआ था। इनके बाद नंबर आएगा लॉर्ड मिंटो का। एक बात और कर्जन में याद रखना, सबसे अलोकप्रिय, सबसे ज़्यादा गुस्सा इन्हीं को भारत में लोगों के द्वारा फेस करना पड़ा, तो सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। इनके बाद लॉर्ड मिंटो आए। लॉर्ड मिंटो और मार्ले, ये 2 लोग मिलकर, मार्ले मिंटो एक भारत सचिव थे, एक गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड मार्ले और मिंटो ने मिलकर मार्ले मिंटो कानून बनाया 1909 में, जिसके तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन आबादी ज़्यादा थी, वहां पर चुनाव लड़ने का अधिकार मुस्लिम को दिया गया, वोट देने का भी अधिकार मिला। यहीं से धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप बनने लगेगा। और इन्हीं के दौरान 1906 में, इन्हीं के शासन के दौरान 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे चल के ये भी याद रखना, मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में 1 जुलाई 1909 को कर्नल वाइली की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तो कर्नल वाइली ने भी भारत में बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, जिसके कारण मदन लाल ढींगरा ने ऐसा एक्शन लिया। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हॉल्डिंग। लॉर्ड हॉल्डिंग के समय में ही
दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें चीफ गेस्ट बने थे ब्रिटिश राजा जॉर्ज V और उनकी वाइफ मेरी, याद रखना है। और उसी दौरान बंगाल विभाजन कैंसिल किया गया। कैंसिलेशन ऑफ बंगाल डिवीजन वाज हेल्ड इन 1911। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए, बड़ा पूछा जाता है। और इन्हीं के जब ये गवर्नर जनरल थे उसी समय 1913 में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब पहला नोबेल भारत में इन्हीं को मिला था। और इन्हीं के दौरान गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए थे और अब गांधीगिरी भारत में शुरू होगी। और इन्हीं के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते जाइए धीरे धीरे अपना रोक कर। कोई लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए धीमे धीमे बोलूँगा। जून फर्स्ट वीक से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। नेक्स्ट है हॉल्डिंग के बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसी के दौरान रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इसी रॉलेट एक्ट के तहत भारतीयों को बिना कोई अपराध गिरफ्तार किया जा सकता था। इस रॉलेट एक्ट के बारे में कहा गया, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। और यही रॉलेट एक्ट के कारण ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, है ना। इन्हीं के दौरान 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम आया, जिसके तहत सिखों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। और जब ये गवर्नर वायसराय थे उसी दौरान गांधी जी ने अपने मूवमेंट की शुरुआत करी, जिनमें खेड़ा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये सब शामिल हैं। तो मैंने गांधी जी के बारे में वीडियो बना रखा है, आप हमारे जाइएगा प्लेलिस्ट में, चैनल में आपको मिल जाएगा। बहुत वायरल हो रहा है, कई लोगों ने देख रखा है अभी तक उस वीडियो को। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्हीं के कार्यकाल में सर सैयद अहमद खान ने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, और इनके आगे फिर लॉर्ड रीडिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए, कुछ घटनाएं थीं। और अगर गवर्नर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डफरिन पहला नंबर, देन लॉर्ड कर्जन, देन लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हॉल्डिंग चेम्सफोर्ड, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में अगर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कोई वायसराय तो वो दो हैं, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। लॉर्ड हॉल्डिंग सेकेंड को इग्नोर कर ही नहीं सकते, है ना। चेम्सफोर्ड, मिंटो, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, है कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टॉपिक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप लोग लगातार इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहें और सब्जेक्ट के साथ अपने जुड़े रहें और वही कमांड आपका बने इतिहास जैसे विषय पर जो दूसरे विषय पर है। जय हिंद, जय भारत।